23 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं के चुनाव का रिजल्ट आ गया। तो यहां पर देखते हैं किसने बाजी मारी और कौन बाजी हार गया, और समाजवादी का पीडीए फ्लॉप क्यों हो गया, और बीजेपी का पीडीए हिट कैसे चला जाता है, और बीएसपी की इतनी दुर्दशा क्यों होती है। और चुनाव के दिन जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, उससे आपको नहीं लगता कि यह लोकतंत्र की मंशा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पे इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन किया जा रहा है। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं यूपी चुनाव के इस रिजल्ट पे, इलेक्शन और सिलेक्शंस। 20 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में उपचुनाव हुए और 23 नवंबर 2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। और रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सभी पार्टियों ने अपने अपने जातियों के समीकरणों को देखा और धार्मिक समीकरणों को देखते हुए अपने कैंडिडेट को खड़ा किया। तो यह आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि यह जातिगत आंकड़े क्या थे, धार्मिक आंकड़े क्या थे, और किस प्रकार से पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को उस हिसाब से खड़ा किया था, क्योंकि उसी का रिजल्ट 23 नवंबर 2024 को डिक्लेयर किया गया है। पहली सीट है करहल की सीट। करहल की सीट में चुनाव हुआ है या परिवार के सदस्य में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यह एक यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर सपा का गढ़ रहा है और सपा के अखिलेश यादव ने यह सीट छोड़ दी, इस कारण से यहां पर चुनाव हुआ। और यहां पर जो चुनाव हुआ है, तेज प्रताप यादव जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं और अनुजेश यादव के बीच में हुआ है, जो कि तेज प्रताप यादव के फूफा जी हैं, और इन्हीं लोग के बीच में यह चुनाव हुआ है। और 14,000 वोटों से अनुजेश यादव हार जाते हैं, क्योंकि सपा के सारे सदस्यों ने, सपा परिवार के सारे सदस्यों ने यह बात वहां की जनता को बताया कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का एहसान आप लोगों के ऊपर कितना है। और इसको देखते हुए जनता ने वहां पर चुनाव नहीं, परिवार के सदस्य में सिलेक्शन किया है। सीसामऊ सीट पे एक नारा लगता है, बटेंगे तो कटेंगे, और जिसको सुनते ही मुसलमान एक हो जाते हैं और नसीम सोलंकी को यहाँ पर विजयी बनाते हैं। लेकिन नसीम सोलंकी कौन है? वो इरफान सोलंकी की वाइफ है। और इरफान सोलंकी के ऊपर क्या आरोप है कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला के ऊपर अत्याचार किया, जिसके कारण उनको सजा मिली है। और यहाँ पर एक और गजब की घटना होती है कि नसीम सोलंकी एक शिव मंदिर में जाती है और वहाँ पर जल चढ़ाती है, जिसके कारण कि उन्होंने एक इमोशनल गेम खेला, जिससे कि हिंदू वोटरों को भी उनको रिझाने का मौका मिला। मुस्लिम वोट तो इमोशनली उनसे जुड़ ही गए थे। और सुरेश अवस्थी जो यहाँ पे बीजेपी के उनके प्रतिद्वंदी थे, उनका यह कहना था कि उनके जो हिंदुओं के वोट थे वो बढ़ गए और 8,500 वोटों से वो हार गए। इसके बाद की जो सीट आती है वो तो गजब का इतिहास रचती है। वो सीट है कुंदरकी की सीट, और यहाँ पर से जीत जाते हैं बीजेपी के रामवीर ठाकुर। और सबसे गजब की बात देखने वाली यह है कि यहाँ पे 60% मुसलमान है, जिसमें प्रमुख रूप से तुर्क 60,000, शेख ज़ादा 70,000, कुरैशी 10,000, पठान 10,000, और यहाँ पर कुल वोटर हैं 3 लाख, जिसमें कि 2,29,000 तो केवल मुसलमान हैं और हिंदू हैं 1,54,000। अगर कायदे से देखा जाए तो यह सपा की सीट है, लेकिन सपा यहाँ पर हार जाती है, क्योंकि इसके यहाँ पे 2 कारण है। पहला कारण है कि जो यहाँ पे सपा के प्रत्याशी है हाजी रिजवान, एक बयान देते हैं कि सपा यहाँ पर अगर कुत्ते को भी खड़ा कर दे तो वह जीत जाएगा। और कायदे से बात देखी जाए तो उनकी सच भी है, क्योंकि नेता लोग जो है वो ऐसी सेटिंग करते हैं कि अगर उस जाति धर्म की ऐसी सेटिंग करते हैं कि अगर वहाँ पे कुत्ते को भी खड़ा किया जाए तो वह जीत जाएगा। उनको ऐसा विश्वास होता है, क्योंकि लोग तन से गुलाम नहीं है लेकिन मन से अभी भी गुलाम है, वह अपना भला नहीं सोच पाते हैं। इस कारण से सपा प्रत्याशी ने अपना यह बयान दिया। और दूसरा कारण यह था हाजी रिजवान के बेटे कल्लन, जिन्होंने कि वहाँ पे कुरैशी और शेख ज़ादा बिरादरी पे अत्याचार किया। बाकी का काम तो रामवीर सिंह ठाकुर ने, जो अपनी जालीदार टोपी पहनी, उससे उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली। कोई नहीं जीतता, जबकि यहाँ 70,000 शेख हैं और 35,000 तुर्क हैं। टिकट बार बार नहीं। दूसरी बात यह है कि रामवीर सिंह और हम में कोई फर्क नहीं है। शेख ज्यादा जितने हैं वो ठाकुर कन्वर्ट हुए हैं। ठाकुर रामवीर सिंह तो हम ठाकुर और हम शेख ज्यादा। हाँ, हाजी रिजवान बहुत नाराज हो रहे हैं। सुनो, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि बीएसपी जो कि हमें तीसरे स्थान पे आ रही है या 10,000 से कम वोट पाई है, कुछ प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त हो गई है, आखिर यह उनकी दुर्दशा क्यों है? इसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंत में करेंगे, तो कृपया वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। इसके बाद की जो सीटें हैं
वह तो जातिगत आधार पर खड़े किए गए प्रत्याशियों के बीच में है। पहली सीट है फूलपुर सीट, जहां पे दीपक पटेल जी जाते हैं, क्योंकि यहां पे यह पटेल बाहुल इलाका है और यहां पे मौर्य जी लोग भी बीजेपी के साथ में हो जाते हैं। और सपा के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी 12,000 वोटों से हार जाते हैं। इसके बाद की जो सीट है वह है मझवा सीट। मझवा सीट पे जिस पर कि सुचिता मौर्य, जो कि पूर्व विधायक रामचंद्र मौर्य की बहू है, और सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद की बेटी जो कि डॉक्टर ज्योति बिंद हैं, इनके बीच हुआ और सुचिता मौर्य 4,936 वोटों से जीत जाती है। इसके बाद की सीट है गाजियाबाद की सीट। नगर महामंत्री संजीव शर्मा को उतारा जाता है। साहब ने सपा के सिंह राज जाटव को 59,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद है खैर की सीट, जिसमें प्रमुख रूप से लड़ाई भाजपा के सुरेंद्र दिलेर और सपा के चारुकैन में हुई। सुरेंद्र दिलेर बाजी मार लेते हैं और चारुकैन से 38,393 वोटों से जीत जाते हैं। इसके बाद की जो सीट है वह मुहिरपुर की सीट है। रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल सपा प्रत्याशी सुंबल राणाड़ को 30,796 वोटों से हरा देते हैं। इनकी जीत की प्रमुख वजह एकमात्र हिंदू कैंडिडेट थे और 4 प्रत्याशी जो कि मुस्लिम कैंडिडेट थे उनमें बढ़ जाता है। और गजब का संयोग तो है, करहल में परिवारवाद जीत जाता है और कटेरी में परिवारवाद हार जाता है। सपा के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा बीजेपी से धर्मराज निषाद से 34,514 वोटों से हार जाती है। अगर इस उपचुनाव को देखा जाए तो 3 बातें प्रमुख रूप से आती हैं। पहली बात यह है कि 1991 से लगातार 31 साल तक कुंदर की सीट पर, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से बीजेपी हार जाती है, लेकिन अब की बार रामवीर ठाकुर वहां से जीत जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि मुसलमानों के मन में एक बात भरी गई है कि अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं तो आप सबसे बड़े गद्दार हैं, समाज के आप सबसे बड़े गद्दार हैं। इस सोच को बीजेपी प्रत्याशी रामवीर ठाकुर ने बदला और बदल के यह बताया कि आपको अपने मंदिर के लिए पुजारी नहीं और मस्जिद के लिए मौलाना नहीं चुनना है, आपको अपने यहाँ के विकास के लिए विधायक को चुनना है। और दूसरी बात यहाँ पे यह निकल के आती है कि संविधान हमें वोट देने का अधिकार और हथियार दिया है, लेकिन यहाँ पर पुलिस अपने लाठी के बल पे इन अधिकारों को दबाने का प्रयास किया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर दिन भर आप देखेंगे किस प्रकार की वीडियो और तस्वीरें आई हैं लोकतंत्र को दबाने की, वह आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो दुर्घटना हुई है वो सीसा मऊ इलाके में हुई। यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई जहाँ पर मुस्लिम वोटरों को वोट देने नहीं दिया गया, जिसपे कि अखिलेश यादव ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। तस्वीरों को देखकर यह मालूम चलता है कि यह चुनाव नहीं हुआ है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ है, और इसके बारे में सरकारों को सोचना होगा। लेकिन अगर इस सरकार ने ऐसा किया है तो आने वाले वक्त में अन्य सरकारें भी ऐसे करेंगी और इससे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास और जोरों पे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव जी का इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना है, आप सुनिए। हालांकि जिस दिन चुनाव हो रहा था और जिस समय वोट पड़ रहे थे, उस समय भी हम और आप मिले थे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोग आपको भी दे रहे थे। और आज के समय पर जो सोशल मीडिया, उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचा रहे थे। मुझे याद है मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने, तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया, और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया। और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को,
तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? ये बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है। और इस उपचुनाव में तीसरी जो बात, सबसे बड़ी बात आई है कि बीएसपी की दुर्दशा। बीएसपी की इतनी दुर्दशा क्यों हुई? क्यों 10,000 से कम वोट पाती है और तीसरे नंबर पे रहती है और प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती है? ऐसा क्यों है? क्योंकि महारानी जो है मायावती, वह अपने महल से बाहर नहीं निकलती है, किसी का कोई प्रचार नहीं करती हैं। इस कारण से वहाँ के प्रत्याशियों की भयंकर दुर्दशा हुई और उनके जो 60% वोटर हैं, वह 60% वोटर दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा उनका जो नुकसान करते हैं आज़ाद समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण। बीएसपी जो पार्टी है वो लगभग आईसीयू में चली गई है और अपने मौत का इंतजार कर रही है, क्योंकि यह पार्टी अब खत्म होने के कगार पे लगी हुई है। और इस पार्टी के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मायावती केवल सोशल मीडिया पे आकर पेपर पढ़ती हैं। और आपको जान के सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि दलितों को अपने राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको इंटरेस्ट होता है अपने अधिकारों को लेकर के, अपने ऊपर हो रहे शोषण को वह कम करना चाहते हैं। इसलिए वह राजनीति में बढ़ चढ़ के चुनाव में वह वोट करते हैं। वह चाहते हैं कि वह अपने वोट के बल पे अपने अधिकारों को प्राप्त करें और अपने शोषण को वह कम से कम करें, इसलिए वह कर रहे हैं। लेकिन मायावती इस चीज को समझ नहीं पा रही है। आने वाले वक्त में यह उपचुनाव एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। पहला बदलाव यह कि मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है। दूसरा बदलाव यह है कि संविधान की जो हत्या की जा रही है, संविधान में वोट देने की जो हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और तीसरा, जो दलित है, जो अपने अधिकारों को खो रहे हैं, उनको अपने अधिकारों को प्राप्त करना होगा। उन्हें अपना एक ऐसा नेता खड़ा करना होगा जो उनके अधिकारों के बारे में बात कर सके, जो उनके ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार को कम कर सके। ऐसे नेता को उनको आने वाले वक्त में चुनना होगा। धन्यवाद।